लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन प्रॉपर्टी परचेस। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसा देखना है, क्या देखना है, कैसा करवाना है, सो दैट वी कैन अवॉइड फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशंस। ओके, तो ये सब कुछ हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो नॉलेज है वो पीपीटी में है, वो बताता हूं आपको। सी 15 प्रेजेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रॉपर्टी परचेस। टाइटल डीड एंड सेल डीड, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। साइड टाइटल डीड सेल डीड क्या रहता है? प्रूफ ऑफ ओनरशिप रहता है। मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ सब रजिस्ट्रार, मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ सब रजिस्ट्रार। कानून में दिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अ प्रॉपर्टी विच इज अंडर ₹100 वैल्यू डिड नॉट रजिस्टर्ड। वो तो कानून जब पास किया तब की बात है। अभी कानून में तो मेरे ख्याल से ₹100 के नीचे कोई प्रॉपर्टी आती ही नहीं है। तो वो कानून ही वैसा गड़बड़ है, वो कानून को थोड़ा चेंज करना चाहिए। लेकिन अभी तक चेंज किया नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, लोग रजिस्टर ही करते हैं। या वो हटा देना चाहिए ₹100 का, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए प्रॉपर्टीज का। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार, एंश्योर्ड मार्केटेबल टाइटल एंड नो एनकम्बरेंस। उसके ऊपर कोई बोझा नहीं है, लोन नहीं है, उसका मार्केटेबल टाइटल है, इजीली आप सेल कर सकते हैं, ऐसा टाइटल है। तो डिमार्केशन है, सब कुछ है, प्लान है, सब कुछ है। तो ये देख लेना है। इसमें हम परचेस करते समय हमको पहले करना पड़ता है एग्रीमेंट टू सेल। सो प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट बिफोर सेल डीड। मेन सेल डीड करने के पहले हम एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। कितना भी पैसा आपके पास हो, आप एट ऑल ऑफ सडन परचेस कर सकते हैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। ऐसी परिस्थिति हो तो भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना चाहिए। फर्स्ट डू एग्रीमेंट टू सेल, फिर एक 2-3 महीने के बाद 2-3 महीना टाइम मांग लीजिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइटल वेरिफिकेशन सब करके, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट सब करके, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वेंस डीड कर सकते हैं, फाइनल सेल डीड कर सकते हैं। सो प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट बिफोर सेल डीड इंक्लूड्स टर्म। इसमें कौन से टर्म इंक्लूड करना चाहिए? प्राइस क्या है, पोजीशन कब देंगे, ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या दोनों पार्टी के ऊपर। मैंडेटरी फॉर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए ये मैंडेटरी है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, इसके ऊपर लोन है नहीं है, नहीं है, ये सर्टिफिकेट कौन देता है? सर्टिफाइज नो लीगल ड्यूज और चार्जेस ऑब्टेन फ्रॉम सब रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके ऊपर कोई ड्यूज, लीगल ड्यूज पेंडिंग नहीं है, चार्जेस पेंडिंग नहीं। अगर है तो वो सर्टिफिकेट में सामने आ जाएगा कि भाई इसका इसका एनए टैक्स इतना बाकी है, नॉमिनल रहता है वो टैक्स का, एनए टैक्स है, या इसका आपका क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स बाकी है, अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो वो टैक्स जो है, सेस सारा वगैरह हम बोलते हैं, वो भरना चाहिए, क्लियर, वो देखना चाहिए। और एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते सब रजिस्टर ऑफिस में तो उसमें क्लियर हो जाता है ये सब। चेक फॉर एटलीस्ट 13 to 30 years, 13 से 30 साल का थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टी का सर्वे कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स एंड खाता म्यूटेशन, कंफर्म सेलर पेड टैक्सेस, सेलर ने टैक्स पेड किए है सब देख लीजिए। खाता म्यूटेशन, एंट्री इन म्यूनिसिपल रिकॉर्ड वगैरह वो देख लीजिए। नीडेड फॉर यूटिलिटीज एंड रजिस्ट्रेशन, यूटिलिटीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान एंड प्रॉपर्टी मैप्स। देखो दोनों प्रेजेंटेशन, पिछला और ये आपको सिमिलर लगता था ना, लेकिन दोनों की कंटेंट में बहुत फर्क है। मैंने जानबूझ के कुछ कुछ प्रेजेंटेशन डबल डबल टिबल टिबल ऐसे लिए हैं ताकि वो इंसिस्ट हो, लेकिन हर प्रेजेंटेशन में मैंने वैरायटी रखी है इसमें, क्योंकि मुझे भारत का प्रॉपर्टी लॉ एंटायर कंप्लीट करना था 20 एपिसोड्स में। ये बहुत बड़ा टास्क था। आपको मालूम है, मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन करने के पहले मैंने 6 महीना इसका बारे में सोचता था, प्लान करता था, क्या करता था, क्योंकि मैं 1 साल 2 साल का तो कोर्स ले नहीं सकता था इसका, बिकॉज आई एम नॉट एकेडमिशियन, मेरी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आई एम प्रैक्टिशियन लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट।
So we don't have time to give one month या 1 year academic lectures. तो मुझे वो शॉर्ट में कंप्लीट करना था, इसलिए फिर मैं उसके नोट्स बना के, फिर उसके प्रेजेंटेशन बना के, फिर प्रॉपरली उसके ऊपर अमल किया। और ये सब आपको अभी रेडीमेड मिल रहा है। और डिटेल में जाने के लिए बेर एक्ट वगैरह सब मैं दे रहा हूँ आपको। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान एंड प्रॉपर्टी मैप्स, वेरीफाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एज पर सैंक्शन प्लान, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन इश्यूज वगैरह सब देख लीजिए। ऑक्यूपेंसी एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेंसी एंड पोजीशन सर्टिफिकेट, OC, certified legal occupation allowance allowed, एक मिनट, सर्टिफाइड लीगल ऑक्यूपेशन अलाउड। सर्टिफाइड लीगल ऑक्यूपेशन जो है आपका, वो सर्टिफिकेशन चाहिए कि भाई आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला है। OC का मतलब है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, आपके पास पोजीशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ हैंडओवर, किस डेट को हैंडओवर हुआ है प्रॉपर्टी, वो है। अलॉटमेंट लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम बिल्डर और हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी से बिल्डर से अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसिप्ट मिलते हैं। कीप रिसिप्ट्स फॉर टैक्स एंड लोन पर्पजेस, इसका जो रिसिप्ट है टैक्स और लोन पर्पजेस के लिए संभाल के रखिए। लोन डॉक्यूमेंट्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, लोन सैंक्शन लेटर है, डिसबर्समेंट डिटेल्स हैं, ये संभाल के रखिए हैं। रजिस्टर्ड एंड स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी इफ यूज्ड, अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे रहे हैं काम करवाने के लिए, तो पीओए का भी आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड करनी चाहिए। पीओए, स्पेसिफिक पीओए शुड बी रजिस्टर्ड। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, स्टैम्प ड्यूटी के रजिस्ट्रेशन के रिसिप्ट आपने संभाल के रखनी चाहिए। पे स्टैम्प ड्यूटी एज पर स्टेट, रजिस्टर्ड डीड एज सब रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड रिटन इंडेक्स 2 एंड सर्टिफाइड कॉपी। इंडेक्स 2 जो रहता है प्रॉपर्टी का, वो और सर्टिफाइड कॉपी ये आपके पास प्रॉपर रिटेन करके रखिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसीज, एनओसी फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से एनओसी चाहिए, फायर से एनओसी चाहिए, वाटर बॉडी से एनओसी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एनओसी चाहिए, इन्वायरमेंटल एनओसी चाहिए। देखो, इतने लॉ का भी आपका स्टडी होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी मैटर में आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एनओसी यहां से लाना पड़ता है। तो फिर इनके ऑब्लिगेशंस क्या है, एनवायरनमेंट के ऑब्लिगेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्लिगेशन क्या है। सपोज इलेक्ट्रिक की तार, अगर बड़े बड़े वो जो बड़े बड़े तार रहते हैं, बड़े बड़े बोड़े क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसफार्मर रहते हैं बड़े बड़े लाख, वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो लंबे लंबे पोल जाते हैं, उसके नीचे अगर बेंगलोर पर बांधना है या नीचे कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर बंधन है। वाटर बॉडी बीच में आते हैं, तो वाटर बॉडी को कवर करके आप डायरेक्ट लैंड क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वाटर बॉडी का एनओसी, फायर का एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी का एनओसी, इन्वायरमेंट का एनओसी, ये सब एनओसी जरूरी है, स्पेशली फॉर अपार्टमेंट एंड लार्ज प्लॉट्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट के लिए और लार्ज प्लॉट के ये जरूरी है, छोटे छोटे के लिए ये जरूरी नहीं है। लीगल टिप्स एंड फाइनल चेकलिस्ट, लीगल टिप्स और फाइनल चेकलिस्ट ये है, गेट ऑल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय अ लॉयर, लॉयर को बता के पूरे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। मुझे बताने के लिए ना मत आइए दोस्तों, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मेरे पास हाई कोर्ट के आगे के मैटर आता है, इसलिए आपका कोई भी प्रॉपर्टी मैटर हो आई कैन हैंडल, बट व्हेन इट कम्स आफ्टर हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, आपको अगर ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बताना है, ये करना है, वो करना है, तो आप किसी लॉयर को बता दीजिए। आपके आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी कन्विंस करने वाले जो लॉयर रहते हैं ना, जो खरीदी खत वगैरह करते हैं, ये लॉयर आपको ये देख के दे देंगे प्रॉपर्टी। मुझे भी परचेस करना है तो भी मैं खुद का दिमाग नहीं लगाता, याद रखना। इवन दो आई एम प्रैक्टिशनर लॉयर, हमने तो कानून बनाने बनाने के लिए हेल्प किया है सरकार को, कानून बनाने के लिए भी हमने सरकार को हेल्प किया है लॉ कमीशन के माध्यम से। लेकिन तो भी कोई हमारा पर्सनल काम रहता है तो उसमें हम हमारा लॉ का दिमाग नहीं लगाते हैं, हम सीधा एक लॉयर को हायर करते हैं और उसको बोलते हैं भाई ये है। अरे यार सोमानी साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर, मैं हूँ लॉयर, लेकिन मैं और कॉन्फिडेंस से देख सकता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट को, आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देख सकते हैं, तो आप देख लो। मेरे 4 पैसे जाएंगे ना, मेरे छोटे भाई को ही 4 पैसे जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं साहब, आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन हम किसी से भी फ्री नहीं करवाते।
हम कोई ना कोई उसको रेमुनरेशन देते थे जो एडेक्वेट हो, जो रीजनेबल हो, अच्छा हो, क्योंकि हम प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं। जब 3-3 4-4 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो लॉयर को आप कुछ पैसा अगर 5-10 हज़ार रुपया खाली बेसिक स्क्रूटिनी के लिए देते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है। सो गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय लॉयर, इवन दो यू आर लॉयर, किसी दूसरे लॉयर से। और अगर लॉयर नहीं है, तो अपने अच्छे लॉयर से, जो प्रॉपर्टी में डील करता है, रजिस्टर, सब रजिस्टर के ऑफिस में जाके डील करता है, सब रजिस्टर के ऑफिस में जाके आके कर, ऐसे लॉयर को बताने चाहिए ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। प्रेफर्ड रेरा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा आपको देखना है। एंड अवॉइड नोटराइज ओनली पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी ही प्रेफर कीजिए, नोटराइज पावर ऑफ अटॉर्नी आप अवॉइड कीजिए। ये इसका खास टिप है। अभी हम थोड़ा सा बेर एक्ट देखते हैं इसके। ये देखो, ए एयर एक्ट है, ये एयर एक्ट है। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ। ये देखो, ए एक्ट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। आपको एनओसी लगता है ना एयर का? बड़े बड़े बिल्डिंग करेंगे, 12 मंजिले टावर है, 13 मंजिले टावर है, तो आपको एयर एक्ट का भी एनओसी लगेगा, ये अथॉरिटी का एनओसी लगेगा। तो सब एजेंट लोग बता देते हैं, सब सैंक्शन मिक्सर, पूरा टीम वर्क होता है भाई। आपको सब कुछ दिमाग में नहीं लगा, खुद का दिमाग नहीं लगाना है हर जगह पे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपको लगेगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसका भी एनओसी, इसका भी स्टडी करना चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में जनरल पावर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशंस चैप्टर 3 में है। चैप्टर 4 में मिसलिनियस है। 26 सेक्शन का ये कानून है, लेकिन बहुत पावरफुल है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये फॉरेस्ट एक्ट है, ये 2006 में आया है। The scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights, जो हमारे ट्राइबल्स रहते हैं ना फॉरेस्ट में, उनके राइट प्रोटेक्ट होने करने के लिए ये एक्ट है। इसलिए आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए कि जो उनके राइट को अफेक्ट करे। इसलिए ये कानून जो है, ये कानून देखना चाहिए। ज्यादा लंबा कानून नहीं, 14 सेक्शन का कानून है, और 6 चैप्टर का है। और कानून जो दिखते हैं, हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताने वाला था ना, ये देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन इसमें से सेल ऑफ गुड्स वगैरह एक्ट बीच में ही अलग हो गए, ऐसे कुछ एक्ट अलग हो गए, तो ये थोड़ा कम हो गया। ये बहुत बड़ा है। चैप्टर 1 में कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। चैप्टर 2 में कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड एग्रीमेंट्स। वाइड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? चैप्टर 3 में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चैप्टर 4 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। There is certain relation resembling those created by contract. Then consequential and breach of contract. Then agencies. Then partnership. पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया ना, तो फिर यहाँ से पार्टनरशिप का पार्ट अलग हो गया है, यहाँ से रिपेल हो गया। तो अभी 266 सेक्शन है, लेकिन सही में 238 ही सेक्शन है इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सिविल प्रैक्टिस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट बताने वाला था। अभी इनकम टैक्स कोड एप्लीकेबल हो गया है, अभी चेंज हो रहा है ये, इसको अमेंड कर दिया गया है, कोड आया अभी। लेकिन जो पुराने मैटर चले उसको है कानूनी है। इनकम टैक्स के जो कोड आए हैं ना श्रुति, ये कोड इसमें डाल देना, जो भी ये कानून जो बचे है वो डाल देंगे इसमें। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में बेसिक ऑफ चार्ज। मैंने 2.5-3 साल इनकम टैक्स पढ़ाया हुआ है कॉलेज में। जब मैं लॉ करता था ना, तभी मैं कॉलेज में पढ़ाता था, क्योंकि डिटेल को टैक्सेशन लॉ था, और डिटेल को टैक्सेशन पढ़ाने वाला प्रोफेसर गायब हो गया था किधर तो भी, तो वो कॉलेज को प्रोफेसर चाहिए था पढ़ाने का।
तो फिर कॉलेज ने किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, फिर प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद बोलता है, यार तो आप तो लॉ ग्रेजुएट भी नहीं है, तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मैं बोले, एक काम करो, 15 मिनट पीछे बैठो मेरे, मैं पढ़ाता हूँ, इफ यू ट्रस्ट मी यू कैन गिव। और पगार में एक पैसा भी नहीं लूंगा अभी, जो भी मेरा पेमेंट है वो पेमेंट आप बाजू का रखो, जब मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल क्लेम माई पेमेंट। तो मैंने 2.5-3 साल का चला गया, बाद में डिग्री भी कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस में जब जाने का निर्णय लिया, मैं बोले ये सब लफड़े बंद करो, प्रैक्टिस अगर फोकस करना है तो विजिटिंग प्रोफेशन की काम, ये काम वो काम सब बंद करो, फुल प्रैक्टिस फोकस करो। फिर मैंने बंद कर दिया, फिर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया, फिर कॉलेज का पूरा 2-3 साल का मेरा जो भी पेमेंट है वो पेमेंट ले लिया और उस पर प्रॉपर्टी परचेस कर लिया। और वो प्रॉपर्टी बाद में मैंने जब बेचा, तब 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसका प्राइस आ गया था। कैपिटल गेन बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन मैंने उसके आगे और प्रॉपर्टी परचेस कर लिया और कैपिटल गेन बचा दिया। तो इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पहली बार कभी इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकम हेड इंपॉर्टेंट है, सैलरी है, बराबर है, कैपिटल गेन है, ऐसे ऐसे गिफ्ट है, ऐसे अलग अलग इनकम हेड है। अब का रेंट एग्रीमेंट है, अदर 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 जो हेड है, ऐसे अलग अलग हेड इनकम के है। वो अगर प्रॉपरली समझ में आ जाते हैं ना, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब समझ में आ जाएंगे। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ये दिया है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हेड ऑफ इनकम सैलरीज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन है। इस सब के बारे में बहुत डिटेल में लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। इसलिए 44 सेक्शन में 44A, 44 AA, 44AB, 44AC, 44AD, 44ADA, 44AE, 44, इसका मतलब है 44 सेक्शन देखना ही चाहिए। कैपिटल गेन की ये सेक्शंस हैं। Then income of other persons included in assessment assesses total income। ये सब हम लास्ट प्रेजेंटेशन में भी एक बार देखेंगे दोस्तों। ये एटीजी डिडक्शन वगैरह बोलते हैं ना, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, एटीजी एटीए, ये हम बोलते हैं अरे एटीजी का डिडक्शन मिला है यार, देखो तो सही एटीजी में क्या है। खाली एटीजी नहीं है, एटीजी, एटीजी जी है, एटीजी जी ए है, एटीजी जी बी है, एटीजी जी सी है। कभी तो भी देना चाहिए यार। एंड इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने वाले लोग, टैक्स में अपीलेट प्रैक्टिस करने वाले लोग, जब मैं बॉम्बे में था ना, तब स्टेट का लाइफ मेंबर था वहाँ पे। ये और आईटेट में भी कभी कभी जाता था। तो ये कस्टम के लॉ, ये सब एक्साइज लॉ वगैरह सब मेरे परिचय के थे, और इनकम टैक्स भी परिचय का था। और फिर जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया, तो फिर ये टच मुझे काम आया इधर। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है, देन एडिशनल इनकम ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओमिट हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन इनकम्स। मैं लेने वाला हूँ इनकम टैक्स का जो नया कोड है, उसके ऊपर सेपरेट प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ। इसका सबसे फायदा ज्यादा किसको होगा? पहला मुझे होगा क्योंकि पूरा कोड का कोड स्टडी होगा मेरा। ऐसा भी क्या होता है, अभी एप्पल आता है तो उतना रिलेवेंट सेक्शन देख लेते हैं, लेकिन पूरा कोड इसलिए मेरे प्रोफेसर की जो है मेरे शरीर से निकली नहीं है, ये बीच में जागरूक होती है। लेकिन आई विल कीप इन माइंड कि हम जो भी यहाँ से आगे प्रोग्राम ले, वो 1 डे का ही ले, एक डे का ले, उसमें भले ही 6 घंटा लो, 2-2 घंटे के 3 गैप करके लो, लेकिन एक ही दिन में ले लें, तो ये आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खत्म, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खत्म हो जाता है, टेंशन है नहीं है। आप ये बिल्डिंग लाइन में जो है, प्रॉपर्टी लाइन में जो लोग हैं, उनको बताता हूँ कि इनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत स्कोप है, इसके भी लिए भी मैं सेपरेट प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ। जैसे लॉयर लोग हैं वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्टर लोग अपने लीगल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर, डॉक्टरों को अपने मेडिकल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कि पूरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, कोर्स बना हुआ है मेरे ऐप के ऊपर, बहुत सस्ते में कोर्स है, बहुत सारे पार्ट है उसके, लेकिन वो पूरा मैंने इंग्लिश में बनाया हुआ है। अभी को डिमांड है, हिंदी में भी बनाई है, हिंदी इंग्लिश में बनाई है, तो थोड़ा सा सोचेंगे उसके ऊपर।
और अभी पूरा की पूरा कोर्स बनाने की जगह पे हम क्या करेंगे, ऐसा फ्रेगमेंट में बनाएंगे भाई। प्रॉपर्टी में इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्कोप है, एंड उसमें स्कोप में कैसा जाना है। जैसा अभी प्रॉपर्टी है, आप एनआरआई लोग जो विदेश में हैं, आप कोई प्रोजेक्ट निकालते हैं तो एनआरआई को, लोगों को अट्रैक्ट कीजिए। एनआरआई लोग अगर इन्वेस्ट करने लगे ना वो प्रोजेक्ट में, तो आपका भाव दो गुना 3 गुना मिलेगा आपको एनआरआई के लिए। उसमें थोड़ा सा जब आप इतना फॉरेन करेंसी बाहर से लेते हैं ना, तब आपको फेरा का जो फेमा, फेरा पहले न जमाने में नाम था, अभी फेरा नाम हुआ है, फेमा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है फेमा का। फेमा के ऊपर मेरा 15 जजमेंट का भी एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो फेमा का कंप्लायंस जो रहता है ना, वो कंप्लायंस थोड़ा सा करना जरूरी रहता है। बस वो कंप्लायंस करो प्रॉपरली, तो आप फॉरेन में, और जैसे आप लैंड डेवलपमेंट इंडिया में करते हैं, ऐसे लैंड डेवलपमेंट आप फॉरेन में भी कर सकते हैं। फॉरेन में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। होरायझन डेव्हलप कीजिए दोस्तों. हे विश्वची माझे घर, जैसी मती जायचे तो ऐसी मती जायचे तोर, किंबहुना चराचर आपण जाना. ये हम हमारे भारत के जो संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, जिनका समाधि स्थल हमारे पूना के नजदीक आलंदी में है, इन्होंने 800 साल पहले, 800-900 साल पहले ही हे विश्वची माझे घर है, ये पूरा दुनिया ही मेरा घर है, दुनिया के लोग मेरे रिश्तेदार है, ऐसे बात की है दोस्तों। ज्ञानेश्वरी उनके ग्रंथ से, जो श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो गीता का विस्तार से उसमें विवेचन मराठी में मिलता है, उस समय के मराठी में मिलता है। तो बोलने का तात्पर्य है कि ऐसे संत हो गए हैं कि जो विश्वची माझे घर बोलता है। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने कितना बड़ा हिंदुस्तान खड़ा करके दिया था। तो फिर हम व्यापार खाली भारत के लिए क्यों करें? हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय खाली हमारे पुणे सिटी के लिए, खाली दिल्ली सिटी के लिए क्यों करें? क्यों अल्प संतुष्ट है हम? क्यों नहीं हम हैंड बढ़ाते हैं? क्यों नहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे के लिए 2 हैंड लेते हैं? क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल हम एक्सप्लोर करते हैं? हर क्षेत्र में है दोस्तों। आपका मेडिसिन का क्षेत्र है, मेडिसिन कितनी एक्सपोर्ट होती है, मेडिसिन देश में भी कितनी बेची जाती है। और एक्सपोर्ट करने के लिए देश की चीज एक्सपोर्ट करना ऐसी जरूरी है, ऐसा नहीं है। हम विदेश की चीज विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक कंट्री से लिया दूसरी कंट्री को भेज दिया, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर ट्रेडिंग। वो हमारे भूमि को टच ही नहीं करेगा माल। ऐसा बहुत सारा है। होराइजन इंक्रीज कीजिए दोस्तों। तो होराइजन इंक्रीज करेंगे ना, तो हे विश्व माझे घर ऐसी मती जायची तो ये पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। उनका उनका जो प्रार्थना है ना, पसायदान, वो पसायदान भी बहुत पावरफुल प्रार्थना है। अभी वो विषय मेरा नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको ज्यादा, नहीं तो वो डाइवर्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो ये देखो इनकम टैक्स के ऊपर आ जाए वापस। इनकम टैक्स चैप्टर 12B वगैरह सब सब ऐसा आराम से इनकम टैक्स देखिए। हम लास्ट प्रेजेंटेशन में, 20वें प्रेजेंटेशन में टैक्स के ऊपर जब जाएंगे, तब जरूर देखेंगे इसको, वापस देखेंगे इसको। तो वापस देखना ये रिलेवेंट है। अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ मैम। कितने सब सेक्शंस हैं। अभी देखो 276 यहाँ से शुरू हुआ है, तो 276 यहाँ तक चला है, 277 यहाँ चला है इसे। इतना इतना ऐड हो गया, इतना ऐड हो गया, इतना ऐड हो गया, इतना ऐड हो गया सेक्शन ना, क्या बताऊँ आपको। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अभी ये बदलो, अभी नया कोड ही लाओ, इनकम टैक्स कोड बोलते हैं अभी उसको। नया कोड में फिर बहुत अलग सिस्टमेटिक करके दिया, और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो लॉ का है ना, वो सिंप्लीफाई करके दिया है नए कोड में। इसलिए वो नए कोड के ऊपर मैं प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ। और ये जो शेड्यूल है देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12 थर्ड 13 14, ये सब शेड्यूल है। इतना बड़ा एक टैक्स लॉ है, 298 सेक्शन है इसके। दोस्तों, आज का हमारा ये आखिरी प्रेजेंटेशन था, और आखिरी प्रेजेंटेशन में थोड़े डिस्टरबेंसेस भी आ गए थे बीच में, तो हमने पॉज करके फिर उसको डिस्टरबेंसेस रिमूव किए और किए। इज सेल्ड इसेंशियल even though the terms of agreement of sale are fulfilled. Yes, uh, terms of agreement are fulfilled.
इवन दो कन्वेंस डीड इज नेसेसरी। जब आप एग्रीमेंट टू सेल के समय पूरा स्टैम्प ड्यूटी भर देते थे ना, तो कन्वेंस डीड के उस समय आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है वापस। तो कन्वेंस डीड के लिए एक नॉमिनल एक स्टैम्प ड्यूटी भर के आप कन्वेंस डीड कर सकते हैं। बट वी आर नॉट गेटिंग एनी डिस्टर्बेंस। अच्छा, हाँ सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, दैट इज गुड थिंग। लेकिन मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, कोई आवाज चल रहा था, इसलिए मैंने जगह चेंज किया। अच्छी चीज है। और किसी को सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अनिल जी का वापस ही आया है कि अपार्टमेंट फ्लैट इज नॉट डिफाइंड अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, कैन लोकल बॉडी चार्ज प्रॉपर्टी टैक्स फॉर अपार्टमेंट फ्लैट इंडिपेंडेंटली? नो, लोकल बॉडी फ्लैट प्रॉपर्टी का चार्ज इंडिपेंडेंटली चार्ज नहीं कर सकती, बट दे कैन चार्ज फॉर एमेनिटीज। जैसा स्टैम्प ड्यूटी स्टेट ले लेता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट लेता है, तो फिर ऐसी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वापस लेने का अधिकार आपके ग्राम पंचायत को है क्या, आपके म्यूनिसिपैलिटी को है क्या? ये सवाल ही है। नो, नहीं तो ड्यूअल टैक्सेशन हो जाएगा, ट्रिपल टैक्सेशन हो जाएगा, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर स्टेट ने ले लिया टैक्स अलग, फिर जिला परिषद ने टैक्स अलग लिया, फिर पंचायत समिति ने टैक्स अलग लिया, फिर ग्राम पंचायत ने टैक्स अलग लिया। नो, बट when ग्राम पंचायत is giving you some services like वाटर वो सप्लाई कर रही है, तो वाटर बिल वो क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रिएट करेगी जो कॉमन में आता है। ऐसे जो भी वो सर्विसेज देते हैं एडिशनल, उसका वो बिल दे कैन चार्ज, बट दे कैन नॉट चार्ज एज अ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वंस यू पेड दैट चार्जेस। ओके, खाली जो उसका शेष सारा रहता है या एनए टैक्स रहता है वो हमको गवर्नमेंट में बीच में भरना पड़ता है। कैन सिविल जजमेंट्स, सचिन ठोमरे जी का सवाल है, कैन सिविल जजमेंट्स और कोर्ट कैन बी रजिस्टर्ड विथ सब रजिस्टर सो दैट इफ समवन टेक सर्च दे विल नो अबाउट सच जजमेंट ऑफ द कोर्ट? कर सकते हैं, करते नहीं है लोग, बट रजिस्टर सब रजिस्टर शुड टेक केयर। सब रजिस्ट्रार ने स्पेसिफिकली जो लीडिंग केसेस है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में, ये लीडिंग केसेस का प्रॉपरली अगर चार्ट बना के रखते हैं, वेरी गुड सजेशन है सचिन जी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा ये प्रॉपर आपके सजेशन के लिए या क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब रजिस्टर के ऑफिस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में, प्रॉपर्टी म्यूटेशन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी लगाए जाए, और वो रूल्स रेगुलेशन के आगे उससे रिलेटेड केस लॉज भी दिया जाए। तो फिर वो उनके सामने रहता है, वो खुद भी अवेयर रहता है कि भाई ये केस लॉज आया है, ये वो खुद भी अवेयर रहेंगे। और जो क्लाइंट एजुकेटेड क्लाइंट रहते हैं वो एजुकेटेड क्लाइंट लोग समझ लेंगे, या वकील लोग समझ लेंगे, तो वो अपने क्लाइंट को बता पाएंगे। सो दैट इज ए। और अनिल जी पूछ रहे हैं, बाय अपॉइंटिंग रिसीवर दे डायरेक्ट टू रजिस्टर सेल डीड? यस, रिसीवर अपॉइंट करके डायरेक्शन मिल सकता है। इफ स्टैम्प ड्यूटी इज अंडर पेड, कैन वी पे दैट लेटर? हाउ टू पे इट विथ पेनल्टी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सचिन जी आपका। स्टैम्प ड्यूटी आपने अगर भरा नहीं है, बराबर है, और इशू क्रिएट हो गया है कोर्ट में, दैट टाइम टू पे दैट ड्यूटी, कानून में तो दिया है 10 टाइम्स भरना है, जितना ड्यूटी आपने सेव किया था 10 टाइम्स भरना है। लेकिन अगर जज को आप कन्विंस करते हैं कि आपका निग्लिजेंस हुआ है, इल इंटेंशन नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है, ड्यूटी थेफ्ट करने का, ड्यूटी अवॉइड करने का आपका इंटेंशन नहीं था, बराबर है, आपके कारण निग्लिजेंस खाली हुआ है, आपका दुर्लक्ष्य हुआ है, इतना अगर बता देते हैं ना, तो फिर वो स्टैम्प ड्यूटी खाली वन टाइम ही लेंगे, वन टाइम या 2 टाइम्स लेंगे। सपोज आपका 2 लाख बचा है तो 4 लाख टाइम स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए बताएंगे। लेकिन वंस कोर्ट ऑर्डर इज देयर, रिमेंबर दैट थिंग, वंस कोर्ट ऑर्डर इज देयर, तो फिर वो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफिस को उतना स्टैम्प ड्यूटी लेके उसका नोंद करना ही पड़ता है। वो करने के बाद वो आपका टाइटल क्या हो जाता है, रेगुलराइज हो जाता है।
इसलिए स्टैम्प ड्यूटी किसी भी क्षण भर सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिशन पावर में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मैटर हैंडल करते हैं, लीगल प्रॉपर्टी मैटर जो कोर्ट हैंडल करते हैं, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर में है कि स्टैम्प ड्यूटी जो डिफरेंस है या जो लेस पेड स्टैम्प ड्यूटी है वो भर के इसको रेगुलराइज करना है या परमिशन ना देना है। अगर फ्रॉड इंटेंशन से कोई आता है, ऐसे उसके इंटेंशन दिख रहे इसने अभी तक ऐसे ही स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉड किया है, तो फिर वो देंगे नहीं आपको परमिशन। हम देंगे तो डायरेक्ट 20 टाइम्स वगैरह भरने का देंगे, उतना वसूल करेंगे और फिर करेंगे। लेकिन अगर आप जेन्यून है, पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा है, तो प्रॉपर प्लीड कीजिए, प्रॉपर आर्ग्यू करिए, so that client can get this benefit. Then can partnership have property on its name, or it would be treated as a property of partner's individual name? Property partnership, registered partnership firm can purchase property on our name. अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी पार्टनरशिप फर्म भी परचेस कर सकती है, लेकिन आगे लिटिगेशन में प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करके आप पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी बन जाती है, देन यू कैन परचेस द प्रॉपर्टी। पार्टनर इंडिविजुअल नेम पे करने की जरूरत नहीं है। सेल डीड इसेंशियल है क्या? यस, सेल डीड इज इसेंशियल इन दैट। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। और आपको बताऊं खास कि ये मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को, हम प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर हम एक फ्री लीगल गाइडेंस कैंप ले रहे हैं, ऑन इंडिया लेवल का ले रहे हैं। इसलिए आपको भी आएगा, तो आप अगर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, आप में से कुछ या हमारे कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा हमारे पीए को कांटेक्ट कर लीजिए, कोऑर्डिनेटर के ग्रुप में आइए। कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, हमारा कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको कोई भी फीस भरनी नहीं है, कोई चार्जेस भरने नहीं है। विदाउट पेइंग एनी चार्जेस यू कैन बिकम आवर कोऑर्डिनेटर। उसके बेनिफिट क्या है वो सब हमारा, हम आपको समझा देंगे बाद में। लेकिन कोऑर्डिनेटर के ग्रुप में आएंगे तो ये जो मैसेज है, वो मैसेज आप क्या कर सकते हैं, ये मैसेज आप फिर आपका नाम नीचे जो है वो चेंज करके आपका नाम डाल के आप फॉरवर्ड कर दीजिए आपके लिए लोगों को। सो दे विल कम टू दिस सेशन। मेरे ख्याल से वो सेशन हम 6:30 बजे रख रहे हैं शाम को, मंगलवार को, अभी कमिंग कमिंग ट्यूसडे को 6:30 बजे शुरुआत होगी उसकी। एंड कब होगा? फ्री लीगल गाइडेंस कैंप का एंड का कोई टाइमिंग नहीं रहता है, क्योंकि फ्री लीगल गाइडेंस कैंप पे लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, जाते हैं, आते हैं, सवाल पूछते हैं, जाते हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है, हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करते हैं, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस रहता है। अभी ठीक है, प्रॉपर्टी मैटर का इसमें ज़्यादा है, लेकिन मैट्रिमोनियल मैटर रहता है तो इसमें सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं। प्रॉपर्टी मैटर रहता है उसमें भी सेंसिटिव इशू रहता है। तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि आपके पर्सनल इशू आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं ना भाई, तो इसका रिकॉर्डिंग करके हम यूट्यूब पे क्यों डालें? इसलिए इसका रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है, रिकॉर्डिंग मिलता भी नहीं है बाद में। हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, इसलिए सीधा लाइव वो होता है। और वो हम हो सके तो जो है वो मोस्टली हम 5 बजे के, 5:30 बजे के बाद ही रखते हैं, ताकि ऑफिस से वगैरह लोग घर पे आए आराम से। खाली जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो बिजनेसमैन लोगों को अपने अपने दुकान में या अपने ऑफिस में बैठ के ही इसको अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, ये देखो माई एंडेवर इज ऑलवेज देयर टू गिव नॉलेज और लीगल नॉलेज टू ऑल ओवर इंडिया। फिर लीगल लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर हो, या जनरल सिटीजन हो, सबके लिए लीगल नॉलेज देना ये मेरा काम है, एंडीवर है। मैं आज प्रॉपर्टी लॉ की बात कर रहा हूँ, आगे कस्टम की बात करूंगा, आगे मैं आपको आईटी एक्ट के बारे में बात करूंगा, जो इंफॉर्मेशन एक्ट है, बीएनएसएस के बारे में करूंगा। अलग अलग एक्ट के बारे में हम अलग अलग प्रोग्राम लेते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे। और जो जनरल पब्लिक के लिए प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड भी होते रहेंगे, कोर्स के फॉर्म में ऐप पे भी जाएंगे, और उसमें के कुछ वीडियो हम यूट्यूब पे ऐसे जनरल पब्लिक के लिए ओपन पे रखेंगे। लेकिन ऐप पे जाके अगर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो स्टडी मटेरियल के साथ प्रॉपरली वो सब चीज़ें मिलेगी। और यूट्यूब पे देखेंगे तो खाली आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, उसका स्टडी मटेरियल वगैरह वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। बस इतना ही फर्क है। और सभी वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं रहते हैं, कुछ कुछ एकदम गहन वीडियो रहता है, एकदम सीक्रेट नॉलेज रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि गुप्त ज्ञान जो रहता है वो पात्र शिष्यों को ही देना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल दैट डिसिप्लिन is capable to receive that knowledge,
You should not pass any secret and powerful knowledge. So जब तक वो प्रॉपर नहीं है तब तक आप उसको नॉलेज नहीं देना चाहिए, ऐसा गीता में ही बताया है। इसलिए हम भी यूट्यूब पे सभी वीडियो ओपन नहीं रखते जहाँ पे ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जहाँ पे ज्यादा समझाया दिया गया है, ज्यादा क्लियर दिया गया है। तो ऐसे थोड़ा हमको सीक्रेट ही रखना पड़ता है ताकि वो जनरल पब्लिक को हैमर न करे, नहीं तो जनरल पब्लिक के कभी कभी सर के ऊपर से निकल जाता है वो चीजें। इसलिए अभी हम वो कुछ वीडियो नहीं देते हैं। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर भी हो गया, सब हो गया। चलो कल मिलेंगे, हाँ, सुबह 10 बजे। थैंक यू वेरी मच।